ओके, सो कंटिन्यू हम कर रहे हैं अपनी जो ब्लू बुक है। वी आर डूइंग द ब्लू बुक एंड उसमें हम एक एक करके हर एक चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। बहुत ही दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो हम इंटीग्रेटेड ही स्टडी करेंगे। बार बार कम से कम 10 बार इसकी रिविजन करनी ही करनी है। ना सबसे पहले देखते हैं DPSP के बारे में, दैट इज चैप्टर्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मेंस में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं आया बाकी, लेकिन आप मेंस में इसके जो DPSP है इसको आप काफ़ी जगह कोट कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स में इसमें काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सो जो DPSP है ये हमारा पार्ट 4 में पाया जाता है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 हमारा DPSP के साथ डील करता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक तरीके से गाइडलाइंस बताता है ऑफ द गवर्नमेंट टू शेप लॉज एंड पॉलिसीज़ को शेप या लॉ करने के लिए। देयर प्राइमरी गोल इज़ टू इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इनका जो मेन एम है वो है कि सोसाइटी में, इकोनॉमी में एंड पॉलिटी में, पॉलिटिकल क्या मिले, जस्टिस मिले हर एक सिटीजन्स को, और एक इंक्लूसिव एंड वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट की स्थापना हो। मतलब एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों का भला करे, वेलफेयर करे, जस्टिस प्रोवाइड करे, सबको इंक्लूड करते चले ग्रोथ में। ये जो प्रिंसिपल है इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट नहीं है। इसका मतलब है कि आप ऐसे नहीं कि कोर्ट में जाके बोल सकते हो देखो ये DPSP में लिखा हुआ था, ये सरकार कर नहीं रही है। मीनिंग कोर्ट कैन नॉट कंपेल द गवर्नमेंट टू एक्ट अपॉन दैम। इसका मतलब है कि वही कोर्ट ज़बरदस्ती उनको कंपेल नहीं कर सकता कि आपको है फॉलो करना पड़ेगा। बट हेल्प द कोर्ट टू एग्जामाइन एंड डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। लेकिन हाँ, ये कोर्ट को हेल्प ज़रूर करती हैं किसी भी लॉ को ये समझने के लिए कि वो सही या नहीं है, कानून जो गवर्नमेंट लेके आती है वो सही या नहीं है। DPSP ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसकी इंस्पिरेशन ली है, और एक तरीके से ये रिफ्लेक्ट करता है ब्लेंड ऑफ गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल आइडियाज़ को। मतलब गांधी के भी आइडियाज़ हैं कुछ, हमारे यहाँ पे सोशलिस्ट, समाजवादी, समाज का भला करने वाले भी आइडियाज़ हैं, कुछ लिबरल आइडियल्स भी हैं। द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन DPSP। जो आइडियल है वेलफेयर स्टेट के वो आपको DPSP जैसी जगहों पे देखने को मिलेंगे। BR अम्बेडकर क्या कहते हैं DPSP को, एज अ नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं पे भी अगर कोई थिंकर किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, ये प्रीलिम्स में तो एज इट इज़ देखिए नहीं आएगा, काफ़ी कम ही चांस है, बट मीन्स में अपन को कोट कर सके कि डॉक्टर अम्बेडकर, अगर DPSP को क्वेश्चन आए कि उनको क्या बोला, नोवल फीचर बोला। क्या बोला? नोवल फीचर। और ग्रेविन जो ऑस्टिन है उसने बोला है कंसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्साइंस है, अंतरात्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अगर कोई DPSP पे क्वेश्चन आएगा क्या हम इन दोनों थिंकर्स को कोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। रिसेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935। बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया था ना 1935 में, उसमें भी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था, जिसमें एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो कहीं ना कहीं उसी से ये जो आइडिया है वो लिया गया है। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP का हमने क्लासिफिकेशन, ध्यान रखने वाली बात है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, हमने खुद अपनी समझ के लिए करा है। जैसे कि गांधीयन DPSP है। गांधीयन DPSP से गांधी के आइडिया थे आर्टिकल 40 विलेज पंचायत की। विलेज को आपको क्या बनाना है? सेंटर ऑफ पावर बनाना है, तो विलेज पंचायत का आइडिया है। 43 है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, हमें डेवलपमेंट करानी है रूरल एरियाज़ में, जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़े। 43B है प्रमोशन करना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, इसको बाद में भी ऐड किया गया है, तो उस चीज़ को ध्यान रख लेना। ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आप वॉलेंट्री फॉर्मेशन करो, ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ दी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिगार्डिंग। 46 कहता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST का ध्यान रखो, और ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आप इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है SC ST एंड वीकर सेक्शंस के, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो यहीं से फिर वो रिजर्वेशन वाला जो है आता है। 47 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। ये बोलता है स्टेट को टू वर्क टुवार्ड्स प्रोहिबिटिंग द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स जो कि हार्मफुल हैं। ड्रग्स वगैरह को हमें प्रोहिबिट करना है। इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत सरकार की उससे ना कनेक्ट करते हुए चलना। एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, जैसे आप एग्रीकल्चर वाले में जो हमारा पेपर 3 है GS 3, उसमें हम कोट कर सकते हैं ना इस चीज़ को। हमारा आर्टिकल 48 भी बोलता है कि स्टेट को प्रमोट करने हैं एनिमल हस्बेंड्री को, इम्प्रूव करना है ब्रीड्स को, वाइल प्रिवेंटिंग कैटल स्लॉटर को, और बचाना है। तो हमारे कुछ गांधी के प्रिंसिपल्स हैं, विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST, है ना, प्रोहिबिशन करना इंटॉक्सिकेट ड्रिंक्स का, और एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। ठीक है, ठीक है। सो इस तरीके से नाउ
देयर इज़ अ सोशलिस्ट DPSP जो समाज के भले की बात करेंगे, जैसे कि आर्टिकल 38 बोल रहा है सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस से रिगार्डिंग। ये कहता है स्टेट को कि आपको लोगों का वेलफेयर करना है, सोशल ऑर्डर लेके आना है, सबको जस्टिस देना है, आपको जो इनइक्वलिटीज़ हैं उसको कम करना है, चाहे वो इनकम में हो, स्टेटस में हो, फैसिलिटी में और अपॉर्चुनिटी में। नाउ 39 बोलता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में, ठीक है, कि आपको क्या करना है, वेल्थ की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ये कहता है आपको सबको लिवलीहुड प्रोवाइड कराना है जिससे कि इनइक्वलिटीज़ कम हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आए, आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है मटेरियल रिसोर्सेज का, आपको कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देनी है, आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रखना है, ठीक है, मैन एंड वुमेन के लिए, आपको सबकी हेल्थ का एंड वर्कर्स की स्ट्रेंथ का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, और चिल्ड्रन का भी कि उनको ज़बरदस्ती काम ना कराया जाए, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि जिससे डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अच्छे तरीके से हो पाए, तो दैट इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। 39A जो कि इसको बाद में भी ऐड किया गया था, क्योंकि बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड पे क्वेश्चन आ रखा है, तो हमें इस आर्टिकल थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए। आर्टिकल 39A ये इंश्योर करता है कि इक्वल एक्सेस टू जस्टिस एंड एक लीगल एड मिलनी चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते लायर, तो एक तरीके से हम जस्टिस प्रोवाइड करा पाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 41 कहता है राइट टू एजुकेशन, वर्क एंड असिस्टेंस के बारे में, कि स्टेट को सबको असिस्टेंस देनी है। असिस्टेंस मतलब हेल्प, कुछ पैसा देना अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है तो पेंशन दो, सिकनेस है तो, डिसेबिलिटी है तो। उसके अलावा 42 बोलता है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस देना, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं उनको अच्छी कंडीशंस मिलनी चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। एंड मैटरनिटी रिलीफ की भी बात करता है 42। क्यों करता है जी? क्योंकि देखो मैटरनिटी रिलीफ अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वुमेन के लिए, वुमेन के परस्पेक्टिव्स में आप लिख सकते हो उस चीज़ को ना। 42 मैटरनिटी रिलीफ। 43 आर्टिकल बात करता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशो कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कि सबको लिविंग वेज मिले, सबको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलना चाहिए, सोशो कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए। 43 ये बात करता है वर्कर के पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में, जो कि सजेस्ट करता है कि वर्कर का पार्टिसिपेशन कराओ इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जिससे कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी आए। क्या है? इंडस्ट्री में भी डेमोक्रेसी आई। 47 बात करता है न्यूट्रिशन पब्लिक हेल्थ की, कि स्टेट को न्यूट्रिशन भी बढ़ाना है, पब्लिक हेल्थ को भी अच्छा करना है, एंड जो इंटॉक्सिकेंट है उनको भी क्या करना है, बैन करना है। ये हमने गांधीयन में भी देखे थे, ठीक है, तो हमारे समाज वाले थोड़े से एंगल देख लिए। जैसे लिबरल है, लिबरल बोलता है आर्टिकल 44 UCC होना चाहिए, ठीक है। 45 बोलता है प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, हमने देखा भी था ना कि अर्ली चाइल्डहुड केयर को प्रोवाइड कराना स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए अप टू 6 ईयर्स। 48 बात करता है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, ऑलरेडी बात करके आए। 48A बात करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हमारे इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग, तो ये कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना, एंड हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को DPSP अपने आप में डायरेक्टली मेंस में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आप इनको काफ़ी जगह कोट कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी जगह हम इनको कोट कर सकते हैं। इट इज़ इवन नॉट ओनली इन GS2 पेपर, but in GS3 you can quote it in the GS4, you can quote it in the GS1, you can quote it in the essay paper, you can quote it in the optional paper, so be aware of this, right। 48A क्या है? प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, जो की बात कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स की, कि हमें मॉन्यूमेंट्स, अब देखो उसको आर्ट एंड कल्चर में ज्वाइन कर सकते हैं कि आर्टिकल 49 क्या बोल रहा है कि मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन करना, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी स्टेट की जिम्मेदारी है, ठीक है। 50 आपको पता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दिस कैन बी यूज इन द सेपरेशन ऑफ पावर के कंटेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 51 बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, वी कैन यूज़ इट इन द IR में यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना है, एंड ऑनर करना है अपनी ट्रीटीज़ को, अगर कोई ट्रीटी किसके साथ करे तो उसको निभाना है इस तरीके से। तो हमारे कुछ लिबरल हैं, समझ में आया। एजुकेशन से रिगार्डिंग आएगा ये कोट करेंगे, है ना। वुमेन से रिगार्डिंग आएगा 42 वाला मैटरनिटी कोट करेंगे। तो इस तरीके से कहाँ पे क्या कोट करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ, जस्टिस पे कोई क्वेश्चन आ जाता है ये कोट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा वी कैन से कि पार्टिसिपेशन वर्कर का मैनेजमेंट में, न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ से रिगार्डिंग 47 हमें ही करना है। हेल्थ से रिगार्डिंग काफ़ी है वैसे। चिल्ड्रन से रिगार्डिंग 45 कोट कर सकते हैं, राइट। एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग 48 कर सकते हैं। इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग 48A कर सकते हैं।
आर्ट एंड कल्चर में 49 कर सकते हैं, 50 सेपरेशन पॉलिटी में हो जाएगा, 51 IR में हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे, सो वी कैन डू इट। ठीक है, एक और चीज़ जो लिख रखी है दैट इज़, अगर आपका वेल्थ का कंसंट्रेशन होता है तो वो किसको वायलेट करेगा? DPSP को। क्यों? क्योंकि DPSP में क्या लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देनी है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं DPSP में एंड हमारे फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 में है, DPSP पार्ट 4 में है। फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक बात करते हैं, 36 से 51 तक। ये जस्टिसेबल है, लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है, मतलब कोर्ट कह सकती है, ऑर्डर दे सकती है स्टेट को कि ये करो, लेकिन ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, कोर्ट नहीं कह सकती है कि आपको ये करना है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्यों फंडामेंटल राइट का? दैट इज़ कि इंडिविजुअल के राइट्स एंड फ्रीडम्स बची रहे। लेकिन DPSP का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि वो स्टेट को गाइड करते हैं सो दैट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर है, कहें तो जस्टिस आए। इनका मेन पर्पस है इंडिविजुअल फ्रीडम्स ना, और प्रिवेंट करे स्टेट की एक्सेस को, कि स्टेट आर्बिट्री ना हो जाए। ये जनरली वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, जस्ट सोशल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए इनका मेन पर्पस है। इनका फोकस होता है इंडिविजुअल पे, यानी कि इंडिविजुअल के राइट। इनका मेन फोकस है सोसाइटी पे। इन्फोर्समेंट की बात को तो डायरेक्टली इन्फोर्स है तो जुडिशरी के थ्रू, ये आप नहीं कर सकते, उनके लिए आपको स्पेसिफिक लॉ लाना पड़ेगा, तभी आप इनको इन्फोर्स करा सकते हो। इम्पैक्ट क्या है? अगर वायलेट हो गया तो आप सीधा यहाँ पे क्या है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। अमेंडेबिलिटी की बात करूँ तो इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। कैन गाइड अमेंडमेंट्स इन लॉज बट आर देमसेल्व्स नॉट इन्फोर्सेबल। ये खुद से अमेंडमेंट्स इनमें भी हो सकती है, इनमें भी हो सकती है, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। रोल क्या है गवर्नेंस में? एक नेगेटिव ड्यूटीज़ हैं एक तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट को कुछ करने से रोक रही हैं, एंड ये पॉजिटिव ड्यूटीज़ है क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट को कुछ करने के लिए बोल रही हैं। सो ये बेसिक चीज़ तो आई थिंक समझ ही लिया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, DPSP एडेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। DPSP को हमने कैसे ऐड करा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। तो बहुत सारे DPSPs को हमने ऐड किया है, बहुत सारे थे ऑलरेडी। तो कौन कौन से ऐड किया है? जनरली अमेंडमेंट्स पे क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इसको थोड़े से रटने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 42nd अमेंडमेंट से हम 4 हमने DPSP ऐड करे, तो काफ़ी ज़्यादा ऐड करे हैं। 39, 39A, 43A, 48A, मतलब जितने भी A वाले हैं हमने 42nd से ही करे हैं। ठीक है, 44th से आपको पता ही है, हमने आर्टिकल 38 ऐड किया था, जिसमें कहा था कि इनइक्वालिटीज़ को कम करना है। 86th एजुकेशन है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर। 97 से हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, दैट इज़ 43B। ये तो आसान है याद करने। प्रॉब्लम थोड़ी यहाँ पे आ जाती है कि 42nd में से इतने सारे कौन कौन से हुए हैं। तो ये 39A आपको पता है अलग से हुआ, तो फ्री लीगल एड की बात करें। 48A आपको पता है इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग है, 43 आपको वर्कर के पार्टिसिपेशन से रिगार्डिंग है। 2-3 बार इसको बोलोगे ना पॉज करके, हो जाएगा याद, ठीक है, इतनी कोई बड़ी भयंकर चीज़ नहीं है। एंड हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन से रिगार्डिंग जो क्लॉज था 39 में, वो हमने किससे ऐड करा है? दैट इज़ ये भी हमने 42nd से करा है। तो 42nd से हमने 39 किया, 39A किया, 48A, 43A, 48A भी करा है, 43A भी करा है। उसके बाद 44 से हमने एक ही करा है, दैट इज़ 38। और उसके बाद हमने 86 से एक करा है, दैट इज़ क्या था कौन सा था? 45। एंड देन 97 से हमने एक बात करी है, दैट इज़ 97 ही है ना, हाँ 97 से हमने 40B क्या है, 42B है शायद, 43B है, 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करी। थोड़ा सा इनको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा रटना है, इसको रटना। दोबारा कर लेते हैं। 42nd से हमने 4 करा है ना, इसको ध्यान रखेंगे 4, जिसमें से सबसे पहला 39 है, जिसमें हमने हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात करी। 39A है, जिसमें हमने फ्री लीगल एड की बात करी। देन हमारा 43A है, जिसमें हमने पार्टिसिपेशन नहीं सॉरी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर की बात करी है। एंड देन 48A है, जिसमें हमने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात करी है। वहीं पे हमारा 44 है, जिसमें हमने 38 आर्टिकल की बात करी है, जिसमें हमने इनइक्वालिटीज़ को कम करने की बात करी। उसके बाद वी हैव 85th, जहाँ पे हमने 45th में अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करी। एंड देन द लास्ट वन इज़ 97, जिसमें हमने 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करी। ये इसी तरीके से है ना, देख लेते हैं। 38 था, सॉरी 38 ही तो लिया था हाँ मैंने।
ठीक है, इतना ही आसान है, 2 बार करोगे आराम से जाएगा ना। कुछ केसेस देख लेते हैं रिलेटेड टू DPSP। देखिए इसको एग्जैक्टली याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखो। तो सबसे पहले इसका एक्रोनिम याद रखो, ठीक है। दैट इज़ व्हाट, सजकम। क्या है? सजकम है। सजकम में देखो, सज मतलब सी फॉर चंपाकम, दोरा राइजन केस में बोला कि DPSP कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट, मतलब DPSP फंडामेंटल राइट से नीचे है। उसके बाद गोलकनाथ केस में बोला कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। ठीक है, और DPSP इनडायरेक्टली के बारे में मतलब इम्पोर्टेंस की बात करी, लेकिन उन्होंने बोला कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, नहीं आप ले सकते हो, मतलब एक तरीके से वही फंडामेंटल राइट को दोबारा से DPSP के ऊपर रखा, ठीक है। उसके बाद केशवानंद भारती केस आया, उन्होंने बोला बेसिक स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है, कोई भी किसी से ऊपर नहीं है, ठीक है, और दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। एंड देन मिनरेगा इस केस में बोला कि दोनों के बीच में बैलेंस बनाओ। समझ में आई ये चीज़, ठीक है। तो सज चंपाकम, जी गोलकनाथ, केशवानंदा, मिनरेगा की मिल केस, ठीक है। इस दोनों में क्या बोला था कि फंडामेंटल राइट इज अबव द DPSP, दे कैन नॉट बी टेकन अवे, दे कैन नॉट बी चेंज, दे कैन नॉट बी अमेंडेड इन नेम ऑफ DPSP इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आई। तो उसके बाद केशवानंदा भारती में बोला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को मत छोड़ो, बाकी कुछ भी कर लो। एंड मिनरेगा मिल केस में देन बोला कि देखो बैलेंस बना के चलो। समझ में आई ये चीज़, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इनको इसी तरीके से याद रखो, ज़्यादा डिटेल में आपको केसेस को जानने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा डिटेल में आपको मेन जो आउटपुट निकला हमें सिर्फ वही समझना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटीज़। इनकी जो इंट्रोडक्शन में हम देखें तो अकॉर्डिंग टू 51A ऑफ द आर्टिकल, एवरी सिटीजन इज ऑब्लिगेटेड टू अपहोल्ड अ सेट ऑफ मॉरल ड्यूटीज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज़। तो आर्टिकल 51A में इनका जिक्र मिलता है जो कि कहता है कि हर एक जो भारतीय नागरिक है उसकी कुछ जिम्मेदारी है। देखिए कुछ मॉरल ड्यूटीज़ है जिनको हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोला। जो पर्पस है इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इसको हमने जनरली ऐड किया था, ये हमारा ओरिजिनली नहीं था, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऑफ द 1976 बाय इंस्पिरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पे 42nd अमेंडमेंट लेके आए, जिसमें हमने ऐड करा आर्टिकल 51A, और उससे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और मॉरल ड्यूटीज़ ऐड हुई। जनरली इनका मेन पर्पस था कि मोटिवेट किया जाए लोगों को टू बिहेव प्रॉपरली एंड सपोर्ट द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड सोसाइटी। अच्छे से बिहेव करो और लोगों का अपनी सोसाइटी के भले के लिए काम करो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी इंसान ने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाई तो फिर वो आप कोर्ट उसको ऑर्डर देके उसको ज़बरदस्ती निभा सकता है। अनलाइक फंडामेंटल राइट विच आर गारंटेड इंटाइटलमेंट्स, वहीं पे जो फंडामेंटल राइट आपको पता है वो लीगली फोर्सेबल है। रेदर दे एक्ट एज अ मैनुअल फॉर ए को एग्जिस्टिंग पीसफुली विद अदर्स एंड कल्टिवेटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनल ड्यूटी, ठीक है। रेदर ये एक तरीके से अपने आप में मैनुअल है फॉर को एग्जिस्टिंग पीसफुली विद अदर, एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, एंड कल्टिवेट अ फीलिंग ऑफ नेशनल ड्यूटी, एंड एक नेशनल ड्यूटी को मतलब जगाते हैं मन के अंदर। जो आइडिया है फंडामेंटल ड्यूटी का, वो हमारा इंस्पायर किया है हमने सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ठीक है। वेयर ड्यूटीज़ वर सोन एज इक्वली, जहाँ पे ड्यूटीज़ एंड राइट्स काफ़ी दोनों ही आपस में काफ़ी बराबरी पे ही इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। लिस्ट देख लेते हैं। जनरली इसमें भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, मैं पहले बता सकती हूँ, लेकिन वी कैन कोड दिस फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन अवर मीन्स आंसर ऑल्सो, ठीक है, कि सिटीजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए इनको एज इट इज़ याद करना ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करना है, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, उसके आइडियल्स उनकी इंस्टीट्यूशंस को हमने क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को हमने रिस्पेक्ट करना है। समझ आए। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई चीज़ों को तो मैं करना ही है, साथ में उन आइडियल्स को भी हमें फॉलो करना है जो कि हमने नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम से सीखे हैं। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने देश की सोवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। उसके अलावा हमें डिफेंड करना है अपनी कंट्री को, एंड रेंडर करना है नेशनल सर्विस जब भी हमें ज़रूरत पड़े, ठीक है। ये भी हमारा कर्तव्य है। हमें प्रमोट करनी है हारमनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। इसको हम कम्युनलिज्म जैसी चीज़ों में लिख सकते हैं कि हमें हारमनी लेके आना है, हमें कॉमन ब्रदरहुड को क्या करना है, प्रमोट करना है अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांससेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज़। वो कह रहा है कि
डाइवर्सिटीज़ को भुला के हमें भाईचारे में बिलीव रखना है और हमें हार्मनी प्रमोट करनी है। वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, साथ में अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना एंड प्रिजर्व करना और वैल्यू करना अपने ट्रेडिशंस को, वो भी इम्पॉर्टेंट है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ये कहता है कि प्रोटेक्ट करो एंड इम्प्रूव करो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसमें हमारे फॉरेस्ट भी आते हैं, लेक, रिवर, सब कुछ आता है ना। नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बेसिक बात ये है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, अपने अंदर साइंटिफिक रीजनिंग लेके आओ, ह्यूमनिज्म लेके आओ, इंसानियत एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, बदलाव की बात करो, रिफॉर्म की बात करो। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़राब नहीं करना है, कोई वायलेंस नहीं फैलानी है। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कंस्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। हर किसी को क्या करना है, एक्सीलेंस की तरफ जाना है, मतलब अपना बेटर वर्जन हर दिन अपने आप को निकालो। हर एक इंसान अगर इंडिया में अपना बेटर करना लगेगा, है ना, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो कंट्री है वो हाई राइज करेगी, हाई लेवल्स तक जाएगी। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, ये हर एक सिटीजन के लिए कि अपने बच्चे को आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराना भी एक आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, स्पेशली अगर आपका बच्चा 6 से 14 साल की उम्र में, तो ज़रूर। इसको हमने ऐड किया था 86th अमेंडमेंट से। ये जो ड्यूटी है ये अलग से दोबारा ऐड की गई थी 86th अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। 86th अमेंडमेंट ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, एजुकेशन से रिगार्डिंग है, ठीक है। आप एजुकेशन वाली कोई भी चीज़ है उसमें अपना कोट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ सबसे पहले इसने आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट दिया। उसके अलावा हमने देखा था आर्टिकल दैट इज़ 45 में भी हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करी। एंड देन आर्टिकल 51E का लास्ट जो फंडामेंटल है, जो भी है लास्ट 11th वाला फंडामेंटल राइट, जिसमें हमने हर एक पेरेंट को बोला है कि अपना एजुकेशन देनी है, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को, ये भी जिम्मेदारी है। खैर दैट इज़ इट, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, बट इन सारी चीज़ों को यू कैन कोट इन द मीन्स। बाकी आपको पहचान होनी चाहिए फॉर द प्रीलिम्स, बाकी यू कैन कोट इट इन द मीन्स। तो 2-3 बार पढ़ लेना एंड इनको कोशिश करना है कि हमें क्या करें, कोट करें, है ना। हमें क्या करना है, अपनी जितनी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी से बेहतरीन से बेहतर आंसर लिखना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, ब्रेन की कैपेसिटी होती है, लेकिन जितना पढ़ सकते हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, राइट। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, द पार्लियामेंट्री सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर द मीन्स। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले समझिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम एक ऐसी गवर्नमेंट का स्टाइल है, एक तरीका है गवर्नमेंट का, जहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो डायरेक्टली आंसरेबल होती है टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेजिस्लेचर। उनको जवाब देना पड़ता है, इसका मेन एम ही होता है दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। ये जो सेटअप है इसका मेन एम क्या है, टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, की जवाब देने वाली, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए, वेयर द इलेक्टेड बॉडी होल्ड्स द रियल डिसीजन मेकिंग पावर। एंड जहाँ पे इलेक्टेड का मतलब है जो लोगों ने, जिन लोगों को चूज़ करा है, उन लोगों के पास रियल पावर होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या फीचर्स हैं इसकी, सबसे पहला है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसको हमारा हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लोकसभा। मतलब गवर्नमेंट से क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन का मतलब है किसी इंडिविजुअल से नहीं, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन किया जाता है। फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन पासिस, और अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है, रिजाइन, शोइंग अकाउंटेबिलिटी टू द इलेक्टेड हाउस। सेकेंड हमारे यहाँ पे बाई कैमरा लेजिस्लेचर, आपको पता है इंडिया के पास 2 हाउसेज हैं, है ना। देयर इज़ अ लोकसभा, देयर इज़ अ राज्यसभा। जो लोकसभा है वहाँ पे हाउस ऑफ द पीपल हम इसको कहते हैं, क्योंकि लोगों के थ्रू चूज़ करे गए रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे। एंड राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वहाँ से लोग आते हैं। विच इंश्योर बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द पीपल एंड द स्टेट, तो लोगों का एंड स्टेट का, दोनों का हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। ड्यूल एग्जीक्यूटिव, आपको पता है प्रेसिडेंट हमारा सेरेमोनियल हेड होता है। सेरेमोनियल हेड मतलब नाम का हेड, नॉमिनल हेड भी कहते हैं, बाकी ये जो टर्म है ज़्यादा सही लग रही है तो इसको यूज़ करेंगे। वाइल जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो हमारी प्राइम मिनिस्टर के पास है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। ये जो स्ट्रक्चर है ये अलाउ करता है फॉर अ सिम्बॉलिक हेड प्रेसिडेंट एंड एन एक्टिव हेड प्राइम मिनिस्टर। मतलब हमारे पे 2 हेड हैं, एक सिम्बॉलिक नाम का सिंबल का हेड है
प्रेसिडेंट एंड एक्टिवली जो हेड कर रहा है चीज़ों को दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। क्लोज रिलेशनशिप होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में। आपको पता है जो मिनिस्टर्स हैं वो खुद पार्ट ही है लेजिस्लेचर का, दैट इज़ वो वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं प्रोसीडिंग्स में, साथ में इंश्योर करते हैं अलाइनमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द लॉ मेकिंग बॉडी में अलाइनमेंट बिठाना, तालमेल बिठाते हैं, कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये अलाउ करता है लोकसभा को टू होल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकाउंटेबल, कि किसी तरीके से हम क्या करें अपने जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको अकाउंटेबल बनाएं। अगर ये पास हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है। रीइंफोर्सिंग द लेजिस्लेचर्स कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव, जो तरीके से ये दर्शाता है कि लेजिस्लेचर का कितना ज़्यादा कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट नेशनल पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्शंस ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एम्बॉडिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप विद इन द सिस्टम। एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं नेशनल पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेट कर सकते हैं द एक्शंस ऑफ द वेरियस मिनिस्ट्रीज़ को, ठीक है, एंड देन ठीक है एग्जीक्यूट करते हैं लीडरशिप। डिसोल्यूशन हो सकता है लोअर हाउस का, आपको पता है जो लोकसभा है आप उसको डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अलाउंग जिससे कि फ्रेश इलेक्शंस फिर होते हैं, जिससे कि एक तरीके से गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शंस बनी रहती है। लेजिटिमेसी का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने आप में लेजिटिमेट है, मतलब गवर्नमेंट इसलिए गवर्नमेंट है क्योंकि लोगों ने उसको बनाया है, लोग खुश हैं उसके गवर्नमेंट रहने से। इंडिपेंडेंट इन इम्पार्शल स्पीकर भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्लेस है। जो स्पीकर होता है लोकसभा का उसका मेन काम होता है ऑर्डर एंड न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना ड्यूरिंग द डिबेट्स एंड इंश्योर करना कि लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है, लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है वो फेयर तरीके से हो, सबका रिप्रेजेंटेशन हो, सबको वॉइस दी जाए। सिम्बलाइजिंग एन अनबाइस्ड लीडरशिप, और एक अनबाइस्ड लीडरशिप की तरह काम करे। तो ये बेसिकली हमारे कुछ फीचर्स हैं इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम का। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ड्यूल एग्जीक्यूटिव है, क्लोज रिलेशन है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में, नो कॉन्फिडेंस मोशन, लीडरशिप पीएम की होती है, डिसोल्यूशन हो सकता है लोअर हाउस का, एंड इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल स्पीकर। नाउ कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ऑलरेडी हम पढ़ के हैं, जहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारा पीएम होता है, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है ये प्रेसिडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट ही हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है, मतलब प्रेसिडेंट ही यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट है। इलेक्शन की बात करूँ तो पीएम का आपको पता है इंडायरेक्टली इलेक्ट होता है, ठीक है, कोई प्राइम मिनिस्टर के अलग से इलेक्शन नहीं होते हैं, जस्ट पीएम एज अ एमपी आता है, एमपी की तरह चूज़ होता है बाद में, बिकॉज ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, देन ही बिकम अ पीएम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करूँ तो प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, प्रेसिडेंट हमारा डायरेक्टली इलेक्टेड है बाय द पीपल। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। फ्यूजन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव इज़ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव हमारे लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है, आपको पता है भाई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन होता है, एग्जीक्यूटिव अलग है, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर अलग होता है। अकाउंटेबिलिटी की बात करो तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे अकाउंटेबल होता है, यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं होता है। डिसोल्यूशन आपको पता है कैन बी डिसॉल्व, प्रेसिडेंट कर सकता है जो कि क्या है एग्जीक्यूटिव है, लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेचर आप कैन नॉट बी डिसॉल्व, प्रेसिडेंट के पास अपना खुद का टर्म होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन से आप क्या कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर को एंड कैबिनेट को हटा सकते हो, यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई पावर नहीं होती है। स्टेबिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन पॉलिटिक्स भी बन सकती है, ये ज़्यादा स्टेबल रहता है क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड टर्म्स रहते हैं प्रेसिडेंट के। देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबल, मेन जो एम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, तो बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा तो हम कह सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। बाकी जो मेन एडवांटेज है वो वही है कि एग्जीक्यूटिव क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल, या कहीं तो अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर रहता है। ये दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीलिम्स में, दैट इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है, दोनों, दैट इज़ इट। अब आगे हम करेंगे द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आई विल से कि बी कंसिस्टेंट, बी फोकस्ड, वॉच दिस क्लास एटलीस्ट 8 से 10 बार देखेंगे ना, चीज़ें अपने आप और ज़्यादा दिमाग में घुलती चली जाएंगी, टेंशन नहीं लेना, ओके।